हमारी कल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एक सभा अटेंड करते हैं। बोलते हैं ना, लाचार मुख्यमंत्री की लाचार सभा थी वो। बहुत बड़े भाषण दिए गए और उस पे ना ही किसानों की बात की गई, ना ही बेरोजगारी पे बात की गई। और जो लोड शेडिंग पूरे महाराष्ट्र में हर गांव में, हर गली में, हर जगह पे लोड शेडिंग बहुत बड़े प्रॉब्लम संकट में पूरा महाराष्ट्र है। ये खुद डिपार्टमेंट बोलता है, खुद मंत्री बोलते हैं ना। उस पे एक शब्द और एक टिप्पणी की गई। सिर्फ दूसरों के ऊपर बोलने के लिए वो सभा ली गई थी। 2.5 साल मुख्यमंत्री कार्यालय में तो गए नहीं। एक दौरा उनके सुपुत्र ने कल बोला कि मुख्यमंत्री विदर्भ में गए, मराठवाड़ा में गए, एक दौरा एक भी किसान के खेतों में गए हैं क्या? बेरोजगारी के लिए कितनी मीटिंग्स, कितने डिसीजन ये सरकार ने और मुख्यमंत्री ने लिए, उन्होंने बताना चाहिए। और एक वीडियो, मैं ज्यादा वीडियो नहीं मांग रही हूँ, विदर्भ में कौन से गांव में, कौन से क्षेत्र में घूमे, कौन से सब्जेक्ट के लिए घूमे, वो एक वीडियो उन्होंने जाहिर करना चाहिए। किसानों के बारे में तो कोई तकलीफ की एक शब्द बात नहीं की गई। किसानों की परिस्थिति आज क्या है? बेरोजगारी पर एक शब्द बोले नहीं कि इतने रोजगार देने के लिए, हम हाथों को रोजगार देने के लिए ये सरकार बनी है। 2019 के बाद 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी ये मेरे महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका डाटा उनके डिपार्टमेंट ने और मुख्यमंत्री ने देना चाहिए। कितने युवकों को, कितने बेरोजगार हाथों को उन्होंने रोजगार दिया, ये बताना चाहिए उन्होंने। वो बोलते हैं हाथों को रोजगार दिया, कौन से हाथों को रोजगार दिया? 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी देवेंद्र फडणवीस की सरकार के बाद महाराष्ट्र में 3 टाइम ज्यादा बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ी है। और कल संभाजी महाराज की दिन था, अभिवादन जयंती थी, अभिवादन करना का दिन था। और औरंगजेब के कब्र पे जाकर जिन्होंने फूल चढ़ाए, पूरी महाराष्ट्र की एक, उन्होंने इलेक्शन के पहले कहा था कि औरंगाबाद का नाम हम संभाजी नगर रखेंगे। और उस मंच पे बोलते हैं कि संभाजी नगर रखने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ही एजेंडे में था और तुम ही आज बोलते हैं उसकी क्या जरूरत थी? फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि 370 हटाने के लिए जब आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने अपना विचार रखे थे मोदी जी के सामने कि 370 हटनी चाहिए और कश्मीर के जितने भी लोग हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, वो सपना पूरा मोदी जी ने किया। और आप छोटा सा काम, मुख्यमंत्री हैं, नगर बदल सकते नहीं। इतने लाचार मुख्यमंत्री हो गए हैं कि अपनी विचारधारा से बहुत अलग दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि औरंगाबाद को अगर संभाजी नगर कर दिए तो बाकी पक्ष हमसे बाजू में हटकर वो दूसरी राह पकड़ लेंगे। यही डर रह गया सिर्फ तुम्हारे मन में। कल एक एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संकट मोचन जी का गदा हाथ में दिया, देने की कोशिश की, तो हाथ लगा के अनटचेबल जो होता है उस तरीके से उन्होंने हाथ लगाया और टर्न करके चले गए। वो वीडियो क्लिपिंग निकाल के आप देखिए। जो शास्त्र लेकर पूरे देश में संकट मोचन जी ने जो हमारे लिए लड़ाई की, वो शस्त्र को हाथ ना लगाते हुए, उसे अवॉइड करते हुए टर्न करके हाथ, कभी भी जब गदा हाथ में देते हैं तो हाथ में लेकर उसका सम्मान किया जाता है और उसके बाद दूसरे के हाथ में सौंपा जाता है। ये हमारी कल्चर है, उसका अपमान ये मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पता नहीं कहां चले गए, शायद न्यूज पे रहते नहीं है, शायद एक्टिव रहते नहीं है। मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं, जैसे तुम सुपुत्र है महाराष्ट्र के, तो मैं भी बेटी हूं। महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति भागने वाले में से नहीं है, लड़ने वाले में से है। और आप बात करते हैं कि हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो कश्मीर में जाके हनुमान चालीसा पढ़िए। इससे आपने ये दिखाया है पूरे देश को कि हनुमान चालीसा का विरोध ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कश्मीर में अगर मैं जाके हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ
तो मैं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ, इसका उत्तर उद्धव ठाकरे ने देना चाहिए। अरे मैंने हनुमान चालीसा नवनीत राणा के विकास के लिए या रवि राणा के विकास के लिए नहीं किया है। संकट मोचन को याद तभी किया जाता है जब संकट हमारे राज्य में और लोक प्रतिनिधि के ये मायने से हमने तभी याद किया कि किसानों की परिस्थिति सुधरे, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, घर जिनके पास नहीं उनको घर की व्यवस्था होनी चाहिए। लोड शेडिंग का सबसे बड़ा संकट ये पूरे महाराष्ट्र में पहली बार महाराष्ट्र में इस बार हमने देखा है। इस सब पे उत्तर देना चाहिए, उसके लिए मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करने कहा था। अरे गुंडे साईं, आप तो बोलते हैं कि मैं शब्द बोलना नहीं चाहूंगी, रवि जी आप वो शब्द बोल दीजिए। उन्होंने जो कहा कि हमारे में भी दम है, मैं उस शब्द को अंडरलाइन करके बात बताती हूँ। आप पुरुष हैं, आप में हमसे महिलाओं से ज्यादा ताकत है, उसमें कोई भी शंका नहीं है, पर आपकी ताकत का दुरुपयोग उद्धव ठाकरे ने किया है, सत्ता का दुरुपयोग उद्धव ठाकरे ने किया है। हमारा देश जहां पुरुष महिला के पीछे खड़े रहकर साथ लेकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती है और उद्धव ठाकरे उनको जेल में डालने का काम महाराष्ट्र में करती है। हनुमान चालीसा के लिए राजद्रोह लगाती है, हेट्रेड के ऑफेंस दाखिल करती है। इस सब पे उत्तर नहीं दिया। और औरंगजेब के कब्र पे जो फूल डालते हैं उस पे एक भी भाषा, एक भी लाइन, एक भी टिप्पणी कल उद्धव ठाकरे जी ने उस पे की नहीं। क्यों नहीं की? उद्धव ठाकरे जो खुद को हिंदुत्ववादी बताते हैं वो आज औरंगजेब की राह पे चलने लगे हैं क्या? औरंगजेब सेना हो गई है क्या शिवसेना? ये प्रश्न है मेरा उद्धव ठाकरे जी को। और अगर बाड़ा साहेब ठाकरे अगर जीवंत रहते थे, हमारे माननीय बाड़ा साहेब स्वर्गवास जो, तो वो रहते थे और अगर कोई औरंगजेब के कब्र पे जाकर फूल चढ़ाता था तो उसी कब्र में उसे गाड़ दिया जाता था महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का इतिहास गवाह है। और संभाजी राजा को जो मारता है, हमारे महाराजों को जो अपमान करता है, उनके टुकड़े टुकड़े करता है, ऐसे व्यक्ति के कब्र पे जाकर ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि उनकी कब्र पे जाके किसी की इतनी ताकत, वो दूसरे राज्य से आके हमारे राज्य के महाराज जो भगवान के तरीके हम पूछते हैं, उनके कब्र पे जाके, उनके दुश्मन के कब्र पे जाकर उनको हार फूल चढ़ाया जाता है। अफसोस है मुझे ये महाराष्ट्र में कि ऐसे लाचार मुख्यमंत्री हैं जो अपनी विचारधारा के साथ अपने भगवानों को भी भूल गए हैं। और आज मुझे लगता है 10 जनपद की जो मातोश्री है, बाड़ा साहब के विचार कहीं दूर रह गए और 10 जनपद मातोश्री के नाम से और उनकी विचारधारा को लेकर उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे चीजें बोली, वो सभा में ना किसी को उत्साह था, ना ही लोगों को, और वो बोलते हैं मुंबई बीएमसी के लिए है ये सभा, और पूरे महाराष्ट्र से लोगों को बुलाया है। पूरे महाराष्ट्र के लोग वो सभा में उपस्थित थे। और मैंने तो खुला आह्वान किया था कि या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्यों नहीं जवाब दिया उन्होंने? महिला पे अत्याचार करना बहुत इजी है, और महिला के सामने लड़ना क्यों इतना डर है? मैंने तो खुला आह्वान किया है। बाला साहब ने कभी लड़ाई लड़े नहीं, कभी कुर्सी पे बैठे नहीं, हमेशा शिवसेना को बड़ा किया है, हमेशा शिवसेना के कार्यकर्ताओं को बड़ा किया है। और कल एक खासदार जब गदा लेके हाथ में जाते हैं तो उसे छूते भी नहीं और अनटचेबल करके टर्न करके चले जाते हैं। और क्या जरूरत है बोले हनुमान चालीसा पढ़ने की? क्यों मंदिरों में जाना पड़ता है? हिस्ट्री उठा के देख लीजिए जी, हनुमान चालीसा वही पढ़ता है जो संकट से मुक्त करने की ताकत रखता है। आस्था है। हम सब हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, और आप कहते हैं क्यों पढ़ना चाहिए? यह है उद्धव ठाकरे की नई विचारधारा जो कल उन्होंने खुद बोल के दिखाई। संभाजी नगर को, औरंगाबाद को संभाजी नगर क्यों बनाना है, ये विचारधारा पे उद्धव ठाकरे जी चल रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है
कल उन्होंने एक बात कही, बड़ी बढ़िया बात कही उन्होंने कि मुन्ना भाई की पिक्चर, मुन्ना भाई जो फिल्म आई थी, मुन्ना भाई MBBS, संजय दत्त जी वो पिक्चर में है, बहुत याद है, बहुत ज़्यादा समय नहीं पर 8-10-12 साल तो मुझे लगता है वो फिल्म को हो गए हैं। किसी पे बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनको सपने में बाला साहब दिखते हैं। अरे जो सपने देखता है उसे पूरे करने की ताकत भी रखती है। और एक चीज़ याद रखना, मुन्ना भाई MBBS सुपर हिट पिक्चर थी। अगर ये सुपर हिट हो गए, तुम ऑलरेडी फ्लॉप हो, इससे डबल फ्लॉप हो जाओगे। ये याद रखना, जो सपने देखता है वो करने की भी ताकत रखता है। अगर उन्हें सपनों में बाला साहब ठाकरे दिखते हैं और मुन्ना भाई जिस तरीके से सुपर हिट पिक्चर हुई थी वो सुपर हिट हो जाएंगे, तुम फ्लॉप से डिजास्टर हो जाओगे। ये चीज पे भी ध्यान रखना। बाला साहब के विचार, उनकी शाल से भी तुम्हें दिक्कत है और तुम अपनी विचारधारा को भूल गए, तुम अपनी विचारधारा से भटक गए। तो पूरे महाराष्ट्र की जनता को दिक्कत है आपसे, और आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता आपको, आपके विचारधारा छोड़कर मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए जो आपने पद लिया उसका उत्तर आपको देगी। जब उन्होंने कहा सभा में मर्दंगी की बात की और कायदा सुव्यवस्था की बात की, जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का मर्दंगी की बात करता और ना मर्दंगी जैसे काम करता, जो एक महिला को राजद्रोह का गुना दाखिल करके जेल में डालता, लॉकअप में डालता और बोलता है हनुमान चालीसा यहाँ महाराष्ट्र में पढ़ने की ज़रूरत क्या है। और मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री जिस तरीके से बात कर रहे थे कल, ऐसा लग रहा था किसी ने उनको डिक्टेशन दिया है कि इसके बाहर अगर तुमने बोला तो कल तुम मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस प्रकार का लाचारी का भाषण कल रैली में उन्होंने संबोधित किया। और मुझे इसमें एक बहुत ये है कि इतनी लाचार सभा कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए बात किया नहीं, महाराष्ट्र के विकास के लिए बात किया नहीं। आज मुझे याद है, मैं वहाँ से विधायक हूँ, कि जो महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री हफ्ते में 2 दिन MP और MLA को मिलते हैं, पर 2.5 साल से MP MLA को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मिलते नहीं, मंत्रालय में 2.5 साल जाते नहीं। और शिव भोजन थाली का नाम लेके जो भ्रष्टाचार शिव भोजन थाली में महाराष्ट्र में हुआ है, वो इतना बड़ा स्कैम है कि आने वाले समय में, मुझे याद है बाला साहब ने वड़ा पाव निकाला था, शिव वड़ा पाव। वो शिव वड़ा पाव हर गरीब एक वड़ा पाव खा के अपनी मजदूरी करता था, काम करता था। पर आज महाराष्ट्र के अंदर शिव भोजन थाली जो है, ये एक कॉन्ट्रैक्टर का भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है, जो सिर्फ बिल निकालते, फोटो निकालते और फोटो निकाल के बिल निकालते हैं और शिव भोजन थाली का बोर्ड लगाया जाता है, पर अंदर किधर भी शिव भोजन थाली रहती नहीं। ऐसी शिव भोजन थाली भी एक भ्रष्टाचार का माध्यम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बनाया। और वहाँ पे आज मुझे मालूम है, जिस तरह से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो महाराष्ट्र में काम किया, आज भी लोग महाराष्ट्र की याद करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जैसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में चाहिए। और आज उद्धव ठाकरे बोलते हैं उनके विरोध में, जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा भी कुछ तुम्हारे में होगा तो उनके नखून की भी बराबरी काम के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस के नखून की बराबरी तो भी करके बताओ। क्योंकि आज जिस तरह से आपने सिर्फ आरोप किया है 2.5 साल में, पर कभी काम नहीं किया, ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में की है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोलते, अरे आप ही लोगों ने बोला था स्टेज पे बार बार, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी हमेशा साथ रहेंगे, मोदी जी के साथ हम रहेंगे। और आज मोदी जी का विरोध करते। अरे पूरे देश को मालूम है कि विधानसभा तुम कैसे लड़े, लोकसभा कैसे लड़े, किस तरह से तुम्हारी सीटें चुन के आई। लोकसभा में तुम्हारे 17-18 खासदार जाते, कभी सपने में भी तुमने सोचा नहीं था। सिर्फ मोदी जी का फोटो लगा के तुमने वहाँ वोट मांगे और उसी मोदी जी के साथ गद्दारी करके भाजपा के पीठ पे खंजीर खुपस के तुम मुख्यमंत्री बने। अरे जो आज बाला साहब ने कभी जीवन में सोचा नहीं कि कांग्रेस के साथ बैठ के सरकार बनाएंगे। बाला साहब ने आखिरी तक यही बोला, जिस दिन कांग्रेस के दरवाजे में मैं जाऊंगा उस दिन शिवसेना पार्टी बंद कर दूंगा। वो बाला साहब के विचार तुमने गड्ढे में डाले और आज खुद के स्वार्थ के लिए और खुद के पद के लिए आप मुख्यमंत्री पद का वहाँ पे भोग रहे। और ये मुझे मालूम है कि कश्मीरी पंडितों का जो बलिदान है
उनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए साड़ा साहब ने हमेशा बोला है कश्मीर को न्याय मिलना चाहिए। उस कश्मीर को न्याय देने का काम मोदी जी ने किया है। आज देश में जो जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि सिक्योरिटी महाराष्ट्र में कुछ लोगों को दिया है। अरे तुमने महाराष्ट्र में पावर का दुरुपयोग किया है। जब नवनीत राणा पे आपने राजद्रोह का गुना दाखिल किया, बिना बाहर निकले उनको डिटेन किया, शिव सैनिकों को रास्ते पे उतारा, हमारे शिव सैनिक के गुंडों को रास्ते पे उतारा, हमारे घर पे पथराव किया, पर उन पे एनसी मैटर नहीं होता। और जहाँ पे हम घर से बाहर नहीं निकले उस महिला के साथ राजद्रोह दाखिल होता है। आप ही कायदा तोड़ते हैं, आप ही रास्ते पे उतरते हैं और आप ही कायदा सुव्यवस्था की बात करते हैं। ये महाराष्ट्र देश देख रहा है कि दोगली नीति जो है उद्धव ठाकरे की, और दोगली नीति के माध्यम से ही उन्होंने यहाँ पे हिंदुओं के गला घोटने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। और मुझे लगता है कि आज सिक्योरिटी की बात अगर करते तो संजय राउत को सिक्योरिटी है, अनिल परब को सिक्योरिटी है, आदित्य ठाकरे को सिक्योरिटी है, खुद उद्धव ठाकरे को सिक्योरिटी है। जो वहाँ के छोटे छोटे कार्यकर्ता है शिवसेना के, उनको उन्होंने सिक्योरिटी दे के रखा है। उसके बजाय महाराष्ट्र के जनता की सिक्योरिटी उन्होंने करना चाहिए। वो ना करते हुए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, सबसे ज्यादा तोड़ी वसूली, जो वाजे जैसा एक ऑफिसर मुख्यमंत्री के आदेश से पुलिस में भर्ती होता है और मातोश्री के लिए वसूली करता है और उसके माध्यम से कई मंत्री जेल में जाते हैं, ये महाराष्ट्र कभी नहीं था। वो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बनाया। कालची जी, हाँ हिंदी में बोल दो क्या। पहले अभी तो मुझे लगता है कि जो दर्द उन्होंने मुझे हनुमान चालीसा लॉकअप से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लॉकअप से लेके जेल तक जो पीड़ा दी है, आज भी मैं उस दर्द में ही हूँ। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, जिस दिन रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जिस दिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, पावर चले जाएगा, उस दिन अगर रश्मि ठाकरे को जेल के पीछे डाला, तब उनको पूछूंगी मैं कि अब कैसा लगता है, दर्द कैसा रहता है, लॉकअप क्या रहता है, लॉकअप क्या रहता है, जेल क्या रहती है, और जेल में हर एक मिनट जो जिसने कुछ क्राइम नहीं किया है अगर उसको डालते हैं तो उसकी पीड़ा क्या रहती है, झूठा ऑफेंस दाखिल करके। तो तब मैं पूछूंगी, पर वो वक्त भी जरूर आएगा जिस दिन आप पावर से साइड में हटोगे, तुम्हारे घर की महिला जाएंगी और तुम्हारी घर की महिला वहां जाएगी, तब मैं आपको पूछूंगी लॉकअप कैसा लगता है, जेल कैसी लगती है, और बिना क्राइम के जेल में जाना कैसा लगता है। मी काल जी सभा महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरेजींनी जी सभा घेतली त्याच्यामध्ये एकही शब्द माझे शेतकऱ्यांबद्दल नव्हता, एकही शब्द शेत मजदूरांबद्दल नव्हता, एकही शब्द बेरोजगारांबद्दल नव्हता, एकही शब्द लोड शेडिंगचा नव्हता, एकही शब्द माझे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा नव्हता। ते सगळं ना बोलताना फक्त टार्गेट करण्याचं काम उद्धव ठाकरेंनी कालच्या सभामध्ये केलं। मुख्यमंत्री जेव्हा एखादा सभा घेते, पूर्ण महाराष्ट्राची जनता अपेक्षाने पाहते की आज मुख्यमंत्री या सभेमध्ये जनतेसाठी, जनतेच्या हितामध्ये काहीतरी आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये देणार आहे, या विश्वासाने, या अपेक्षाने मुख्यमंत्रीकडनं पाहिल्या जाते। पण काल फक्त विरोध दाखवण्यासाठी आणि ज्या वेळीस एक खासदारांनी त्यांना गदा हातात दिलं, अनटचेबल जसा गदा असते त्या पद्धतीने त्यांच्यासोबत त्यांनी बिहेव केला आणि हात लावून, जसा हात लावून करंट लागते काय, हात लावून काय पाप होते काय, या पद्धतीचं बिहेव करून तिथून टर्न करून दुसऱ्या बाजूनी चालले गेले। गदाचाही अपमान केला काल, हनुमान चालीसाचा अपमान केला। हनुमान चालीसा वाचणं काही जरुरी नाहीये म्हणे, वाचायचं आहे तर काश्मीरमध्ये जाऊन वाचा। अरे किती लाचार मुख्यमंत्रीची लाचार सभा काल झाली आणि त्याच्यामध्ये म्हणतात ते काश्मीरमध्ये जाऊन हनुमान चालीसा वाचा। अरे हनुमान चालीसा काश्मीरमध्ये जर वाचल्या जाते तर महाराष्ट्रामध्ये का वाचू शकत नाही? तुम्ही म्हणता लॉ अँड ऑर्डरची गोष्टी करता, काल जे त्यांनी शब्द म्हटले
एक महिला म्हणून त्या शब्दाची रिपीट मी करू शकत नाही खुलेआम. अरे पॉवर जरी तुमच्याकडे असली तर पॉवरची असा दुरुपयोग करणं मला नाही वाटत हे योग्य आहे. आणि जे आव्हान मी केलं की बाई तुम्ही जर पदावर आले, कारण की आदरणीय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेजींनी कधी पदाचा लालच केला नाही. त्यांनी कधी इलेक्शन बद्दल विचार केला नाही. शिवसैनिकांना मोठा केला, शिवसैनिकांना मोठा कशा करू शकतो त्याच्याबद्दलच नेहमी त्यांनी भाष्य केला. जर तुम्ही पदाचे लालच तुमच्या मनात आहे, तुम्ही स्वतः, मी, माझा मुलगा, माझा परिवार, माझा कुटुंब, मामे भाऊ, मामे बहीण, मामा, याच गोष्टींमध्ये तुम्ही ज्या पद्धतीने राहत आहे, मला असं वाटते की मुख्यमंत्रीचे काम फक्त एवढंच नाहीये. हनुमान चालीसाबद्दल म्हटलं, जे लोक आमचे मातोश्रीचे पर्यंत येणार होते ते काय माहित कुठे पळून चालले गेले म्हणते. अरे जर तुम्ही महाराष्ट्राचे, मुंबईचे सुपुत्र आहे तर मी स्वतः मुंबईमध्येच राहणारी आहे आणि आम्ही स्वतः महाराष्ट्राचे मुलं आणि मुलगी आहे. माझाही जन्म तिथे झालेला आहे आणि आम्ही पळून जाणारे लोकांनी लढणारे लोक आहे, लक्षात ठेवा. काय एवढा विरोध हनुमान चालीसाचं, हा माझा प्रश्न होता. त्यांना मी प्रश्न केला होता की तुम्ही इलेक्शन लढता का, याचं उत्तर मला द्या. जर पद हवा आहे तर त्याच्या लढण्यासाठी मानसिकता आपण केली पाहिजे, ते सुद्धा तुम्ही केली नाही. त्याचं उत्तर तुम्ही दिलं नाही. बरेचशे गोष्टी तुम्ही काल भाषणात म्हटले. औरंगजेब जेव्हा हे नामकरणची विषय होता तेव्हा तुमचाच अजेंडा होता. तुम्हीच म्हटलं की औरंगाबादचं नाव आपण संभाजीनगर करणार आहे. आणि काल म्हणताय काय गरज आहे म्हणे संभाजीनगर करण्यासाठी. हीच विचारधारा तुमची राहिलेली आहे. हेच विचारधारा लोकांसमोर आली पाहिजे होती. आणि काल तुम्ही स्वतः तुमच्या तोंडाने म्हटलं की औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर का. अरे जर बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असते तर त्या औरंगजेबच्या कबरेवर येऊन महाराष्ट्रामध्ये एक बाहेर राज्याच्या व्यक्ती येऊन कबरेला हार अर्पण करते, फूल अर्पण करते, तिथे उभे राहून त्यांना हे करतात. जर बाळासाहेब ठाकरे जरी असते तर त्याच ठिकाणी त्या व्यक्तीला त्याच कबरमध्ये गाडून देण्याची ताकद या बाळासाहेब ठाकरेमध्ये होती. त्याच्यावर तुम्ही भाष्य करत नाही आणि तुम्ही म्हणता संभाजीनगर कशाला. अरे आमच्या महाराष्ट्रामध्ये जे लोक आमचे देवाला मानत नाही, जे संभाजी महाराजांना मानत नाही, त्या लोकांची परिस्थिती येणाऱ्या काळामध्ये संभाजी महाराजांना मानणारे लोक, हनुमान चालीसाला वाचणारे लोक, संकटमोचनला प्रार्थना करणारे लोक येणारी वेळमध्ये तुम्हाला ती जागा दाखवून देणार आहे. कॉर्पोरेशन म्हणता बीएमसी आहे, बीएमसी आहे, बीएमसीची गर्दी आहे. याच्या पहिले कधी एवढी मोठी सभा नाही झाली. पूर्ण महाराष्ट्रामधून बोलवता आणि म्हणतात बीएमसीचे इलेक्शनसाठी आहे. खूप सारे मुद्दे आहेत. त्यांनी म्हटले, कोणावर टीका केली आणि म्हटले की यांना स्वप्नात बाळासाहेब ठाकरे दिसते म्हणते. त्यांना एक कार्यकर्त्यांनी आठवण करून दिली. ते कार्यकर्त्यांनी करून दिली की दिवसभर तुम्हाला तेच कामं असतात की कोणत्या विरोधकांना कसं उत्तर द्यायचं, फक्त त्याच्यावर अभ्यास करता. विकास तर कामं राहिलेच नाही उद्धव ठाकरेकडे. आणि मुन्नाबाई MBBS मध्ये काय घडलं, कसं स्वप्नात महात्मा गांधीजी येत होते आणि यांना स्वप्नात बाळासाहेब ठाकरे येत आहे. अरे स्वप्ने खरे होत असतात, हे लक्षात ठेवा. आणि जे खरं झालं तर ते सुपरहिट होईल आणि तुम्ही डिझास्टर होणार आहे, तुम्ही फ्लॉप होणार आहे, हे लक्षात ठेवा. तुम्ही फ्लॉप आहेच. आणि जर ते MBBS जशी सुपरहिट झाली होती तसंच जर यांचं स्वप्न सुपरहिट झालं तर तुम्ही फ्लॉप मधून डिझास्टर मध्ये येणार आहे. हे गोष्टी लक्षात ठेवली पाहिजे तुम्ही. आम्हाला म्हणता आम्ही पडून गेलो. अरे नवरा बायको आणि एवढे ताकदीने अपक्ष एवढे वेव्ह मध्ये निवडून आलेलो आहे. लोकांची सेवा दिवस रात्र केलाय, रक्ताचा पाणी आम्ही केलाय. आणि म्हणून एक निर्दलीय सांसद, खासदार म्हणून मी महाराष्ट्रामध्ये आणि आमदार म्हणून तिसऱ्यांदा निवडून येतो आहे. शिवथाली, शिवभोजन थाली. आज महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस असताना त्याच्यापेक्षा तिप्पट ज्या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीसांनी रोजगार द्यायचं काम केलं महाराष्ट्रामध्ये, त्याच्यापेक्षा 3 पट बेरोजगारी आज उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमध्ये वाढलेलं आहे. आणि आज तुम्ही शिवथालीच्या नावावर जे कॉन्ट्रॅक्टर लोकांचे घरं भरताय. बाळासाहेबांनी वडापाव, शिव वडापाव सुरू केला होता तेव्हा गरीबातला गरीब व्यक्ती वडापाव खात होता, मजदुरी करत होता. पण शिव भोजन थालीची फक्त बोर्ड लागलेला आहे, थाली पण गायब आहे, थालीतले पदार्थही गायब आहे.
आणि कॉन्ट्रॅक्टरचे फक्त बिलं काढा चालू आहे। एवढा मोठा स्कॅम, इतका मोठा घोटाळा हा शिवतालीचा येणाऱ्या काळामध्ये भविष्यामध्ये तुम्हाला दिसेल। आणि उद्धव ठाकरेंनी या सभेमध्ये शेतकऱ्याचा विषय घेतला नाही, कुठे या बेरोजगारावर बोलले नाही, लोड शेडिंगवर बोलले नाही। या महाराष्ट्रामध्ये एसटी कामगारांनी 105 लोकांनी आत्महत्या केली। अरे ज्या महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही कायदा सुव्यवस्थेची गोष्ट करता, हनुमान चालीसा वाचणाऱ्यावर तुम्ही राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता, हनुमान चालीसा वाचणाऱ्यांच्या घरी दगडफेक करता, शिवसेनेचे गुंडे पाठवता आणि त्याच ठिकाणी पवार साहेबांच्या घरी एसटी कामगार जातात, त्यांना 25 दिवस जेलमध्ये टाकता। हे कायदा सुव्यवस्था आहे तुमची? ज्या ठिकाणी आमच्या घरावर हमला होते त्या ठिकाणी एनसी सुद्धा होत नाही, छोटी कारवाई होत नाही। तर उद्धव ठाकरेंनी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की सत्तेचा दुरुपयोग करून जरी तुम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेला वेठीस पकडत असाल, पण आजही महाराष्ट्राची जनता देवेंद्र फडणवीसांना हृदयामध्ये ठेवत आहे। देवेंद्र फडणवीसने जे कामं केले महाराष्ट्रामध्ये आणि कामाच्या माध्यमातून एक चांगली इमेज तयार केली, त्या इमेज सारखं तुम्ही नखून सारखं तरी फडणवीसांसारखं काम करून दाखवा, तर खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्र म्हणेल की हा मुख्यमंत्री आहे। आज तुम्ही फक्त मातोश्रीमध्ये बसून राजकारण करत आहे, कुठल्या महाराष्ट्राच्या जिल्ह्यात फिरत नाही, मंत्रालयामध्ये 2.5 वर्ष जात नाही, आमदार खासदार जेव्हा वेळ मागतात 2-2 वर्ष वेळ देत नाही। या संपूर्ण महाराष्ट्राचं वाटोळं करण्याचं काम केलं आहे आणि पूर्णपैकी बाळासाहेबांच्या विचाराची हत्या करत आहे। आणि या ठिकाणी 10 जनपदच्या विचारावर या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं उद्धव ठाकरे चालत आहे, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेली आहे। ज्या मोदीजींच्या नावावर तुम्ही सत्ता मिळवली, ज्या मोदींच्या नावावर तुम्ही आमदार खासदार निवडून आणले, ज्या मोदींच्या नावावर तुम्ही त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री झाले, त्याच मोदीजींचा विश्वासघात करून त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री बनवून भाजपच्या पाठीमध्ये खंजीर खोपसला आणि त्या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीसला सुद्धा तुम्ही धोका दिला। हे संपूर्ण महाराष्ट्राची जनता पाहत आहे। राज्याचा मुख्यमंत्री फक्त लाचार नाही आहे, हा दोगला सुद्धा आहे। दोगला नीती या मुख्यमंत्र्याची आहे आणि रेटून बोलते, पण उद्धव ठाकरे हा खोटा बोलते, हे महाराष्ट्राच्या जनतेला लक्षात आलेलं आहे। तुम्ही त्या ठिकाणी सांगता की महाराष्ट्रामध्ये मी हे करणार आहे, अरे ते करणार आहे। अरे महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही ABCD सुरू केली नाही अजून ज्या महाराष्ट्रामध्ये शाळा ज्या आहे मुलांच्या त्या ऑनलाईन बंद झाल्या, पण तुम्ही अजूनही ऑनलाईनमध्ये आहे। म्हणजे आज लोकांना भेटण्यासाठी, लोकांच्या समस्या ऐकण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जर ऑनलाईन राहत असेल, काल तुम्हाला मातोश्रीवरून BKC पर्यंत यायला, त्या ठिकाणी तुम्ही आल्यानंतर मास्क काढला, म्हणजे लोकांवर टीका करण्यासाठी, नेत्यांवर टीका करण्यासाठी मास्क काढता, पण त्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर जासाठी, बेरोजगारांच्या भेटीसाठी, लोड शेडिंग मुक्त करासाठी थोडं मास्क काढा आणि लोकांमध्ये फिरा। आणि मुख्यमंत्री कशाला म्हणतात हे देवेंद्र फडणवीस सारखं एक आदर्श म्हणून एक कुठेतरी दाखवा की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते आणि हे लाचार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशी परिस्थिती यांनी निर्माण केली आहे। आणि आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने सांगतो, ज्या BKC मध्ये उद्धव ठाकरेंनी सभा घेतली, ज्या ठिकाणी बजरंगबलीच्या गधाचा अपमान केला, त्या ठिकाणी हनुमान चालीसाचा अपमान केला, त्याच ठिकाणी येणाऱ्या काळामध्ये भव्य प्रमाणात आम्ही हनुमान चालीसाचं वाचन ठेवू आणि त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं हनुमान चालीसाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कुठेतरी त्यांनी अपवित्रता केली आहे, त्याला पवित्र करण्याचं काम जे सांगतात उद्धव ठाकरे की हनुमान चालीसा महाराष्ट्रात वाचू देणार नाही, मी त्याला चॅलेंज करतो की येणाऱ्या काळामध्ये ज्या ठिकाणी त्यांनी सभा घेतली त्याच ठिकाणी हनुमान चालीसा भव्य वाचन, भव्य पठण, ते हनुमान चालीसा असो की मारुतीचं पाठ असो, ते आम्ही तिथे घेऊ आणि त्याच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं हनुमान भक्त आणि राम भक्त या महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरे जे विरोध करत आहे, उद्धव ठाकरेच्या माध्यमातून सत्ता मिळवण्यासाठी रामाचं आणि हनुमानाचं नाव घेतात आणि सत्तावर बसल्यानंतर 10 जनपदच्या विचारावर चालतात, अशी उद्धव ठाकरेची नीती मोडून काढण्यासाठी आम्ही हनुमान चालीसाचं तिथे वाचन करू BKC मध्ये। आणि येणाऱ्या काळामध्ये हनुमान भक्त आणि राम भक्त या महानगरपालिकेमध्ये मुंबईमध्ये जे भ्रष्टाचाराची लंका आहे उद्धव ठाकरेंची, ते हनुमान भक्त आणि राम भक्त नष्ट करतील आणि त्या ठिकाणी त्यांना ठोक जबाब देऊन त्या ठिकाणी राम भक्त हनुमान भक्ताच्या विचाराची BMC राहील, त्या ठिकाणी महानगरपालिका मुंबईमध्ये काम करणारी BMC राहील, जनतेचा विकास करणारी BMC राहील आणि करप्शनचा अड्डा हा आम्ही पूर्ण मोडून काढू। 10 जनपद, हिंदी में बोलो तुम्ही। 10 जनपद आता मातोश्री बाळासाहेबांच्या विचारांनी चालत नाहीये, पण आज 10 जनपद
मातोश्रीचे विचारांनी चालत आहे, या पद्धतीची उद्धव ठाकरेंची विचारधारा झालेली है। आणि मैं आपको बताना चाहूंगी, कल जहां पर उनकी उद्धव ठाकरे जी की सभा हुई, जहां पे गधा का अपमान किया गया, हमारे भगवान हनुमान जी का अपमान किया गया, उसी जगह पे आने वाले समय में हम हनुमान चालीसा का सबसे बड़ा पाठ वो उसी ग्राउंड में हम करेंगे। ये उद्धव ठाकरे जी को बताती हूँ, जितना अपमान करोगे उतना आपके विरोध में भगवान का नाम लेके आपको ये दिखाएंगे कि भगवान में ताकत है, कि आप में और आपके पावर में ताकत है। पावर का दुरुपयोग करो। जब संकट मोचन किसी पे बरसेंगे तो ऐसा बरसेंगे कि 20 फुट खड्डा नहीं, तुम्हें धरती में ऊपर आने की भी जगह मिलेगी नहीं। ये याद रखना उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे की सभा उसकी परमिशन जो सरकार में थे बीजेपी के साथ, मतलब कि हम गधों के साथ सरकार में थे, और मुझे लगता है जो कल उन्होंने कहा कि इतने साल जिनके साथ हम थे वो गधों के साथ में हम थे, मुझे लगता है बीजेपी गधों के साथ में थी और उन्हें अब पता लगा कि जिनके साथ वो थे, जिनको लेके उन्होंने चला, जिनको इतनी बड़ी सत्ता देने का काम इतने वर्षों से बीजेपी ने किया, हिंदुत्व की हत्या कर, आज वो हिंदुत्वों की हत्या कर रहे हैं। और जिनके थाली में बैठ के खाया, उसी के पीठ पे खंजर खोपने का काम उद्धव ठाकरे ने किया। बीजेपी संजय राऊत ने भी एक बयान दिया की डाव आहे आणि 60 पिढ्या जरी आल्या तरी देखील मुंबई वेगळी होणार। एक लक्षात ठेवा, उद्धव ठाकरे हे दिशाभूल करताय मुंबईवाल्यांची, महाराष्ट्राची। जे मुंबई आमची ताकद आहे, आमची राजधानी आहे, आमचं त्या ठिकाणी सगळ्यात मोठं वैभव आहे मुंबई, ती महाराष्ट्रातून कधी अलग होणार नाही। आणि मला विश्वास आहे, जे उद्धव ठाकरे वारंवार मुंबईची आणि महाराष्ट्राची दिशाभूल करताय, जेवढं प्रेम आमचं सगळ्यांचं मुंबईवर आहे तेवढंच प्रेम केंद्राच्या सगळ्या नेत्यांचं सुद्धा आहे। महाराष्ट्राची ताकद मुंबई ही महाराष्ट्रापासून कधी अलग होणार नाही। पण लोकांची दिशाभूल करून जर उद्धव ठाकरे मतं जमा करत असेल किंवा बीएमसीचं इलेक्शन लढत असेल तर एक लक्षात ठेवा, त्याच मोदीजींचं नाव घेऊन तुम्ही एवढे आमदार निवडून आणले आहे, खासदार निवडून आणलेले आहे, आणि त्याच मोदीजींना तुम्ही धोका दिलाय हे लोकांना चांगलं समजते। म्हणून कुठेही मुंबई अलग होणार नाही, ही महाराष्ट्रामध्येच राहील। बीजेपी सरकार में दाऊद मंत्री बन सकते हैं, अगर दाऊद भी ज्वाइन कर ले तो उनकी वगैरह जितना किया हुआ है वो सब साफ हो जाएगा, उनको भी संत के तौर पे। तो मुझे लगता है अभी तक शिवसेना को लेके चले तो शिवसेना दाऊद थी क्या? दाऊद की रिजाइन क्यों नहीं दिया अभी तक उन्होंने? अभी तक जो दाऊद के रिलेटेड जो मंत्री थे उनके अभी तक रिजाइन क्यों नहीं लिए? क्यों उस पे कुछ बात नहीं होती है? क्यों उस पे चर्चा उद्धव ठाकरे नहीं करते हैं? क्या वो समर्थन करते हैं उनका? बीजेपी के साथ तो शिवसेना अलायंस में थी। और मुझे लगता है खाने के बाद पीठ पे खंजर खोपना मतलब शिवसेना की फितरत है, वो बीजेपी को बहुत लेट समझ में आई। एक सवाल ये है कि संजय राउत ने कहा यूएपीए कानून और दूसरा देशद्रोह कानून, ईडी, पिछले 7 सालों से इनका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई तो सब इन कानूनों का दुरुपयोग बंद हो गया महाराष्ट्र में। सर आपके सामने है सबसे लेटेस्ट उदाहरण है, हनुमान चालीसा पढ़ने पे मुझ पे और विधायक पे राजद्रोह लगता है। तो दुरुपयोग क्या कर रहा है? उनकी बोली कुछ और रहती है और कीर्ति कुछ और रहती है। जिस तरीके से शिवसेना काम कर रही है, हर समय मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, गुंडे वो हमारे घर पे भेजते हैं, पुलिस वाले के बैरिकेड तोड़ के अंदर आने का कोशिश करते हैं। तो सब चीजों का दुरुपयोग ये उद्धव ठाकरे की सरकार और इनके लोग कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार इस पे काम करने का विचार कर रही है। 70 सालों में जो भ्रष्टाचार के देशद्रोह जो कानून है वो उस पर कभी चर्चा नहीं हुई, उसको कभी अमेंडमेंट्स लाने की बात किसी ने नहीं की, वो मोदी सरकार ने की और मोदी सरकार ही उसमें दुरुस्ती लाएंगे और अमेंडमेंट करेंगे। संजय राऊतांनी काल विधान केलंय की मुंबईचा बाप हा फक्त शिवसेना आहे, बोटं दाखवाल तर बोटं छाटली जाते। मुंबईचा बाप फक्त महाराष्ट्राचा जर कोणी असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराज आहे, पर्सनल, आणि बाळासाहेब होते। आज महाराष्ट्राचा बाप फक्त एकच आहे, ते छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, तिसरा कोणीच बनू शकत नाही। आणि जे मुंबईमध्ये राहणारा प्रत्येक व्यक्ती तो तेवढाच अधिकार ठेवते जेवढा शिवसेनाचा प्रत्येक पदाधिकारी ठेवते। कल संजय राउत ने एक और बयान दिया, संजय जो हनुमान चालीसा पढ़ते उन्हें समझ में आना चाहिए
जो आए थे मातोश्री, उन्हें हमने दिखा दी औकात, उसके बारे में हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने जो दुरुपयोग करके दिखाया, औकात दिखाएंगे राम भगवान और हनुमान भक्त, उनकी आने वाले समय में उनकी औकात क्या है, उद्धव ठाकरे कितने पानी में है, वो तो जनता दिखाएगी। कल संजय राउत ने एक और बयान दिया और कहा कि औरंगजेब का जन्म जो है वो गुजरात के दाहोद से था। मुझे लगता है जब हमारे भगवानों को उन्होंने मारा, संभाजी महाराज को जिस तरीके से पीड़ा दी, हमारे महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति, मराठी भाई बहन, जिनके मनों में जिनके भगवान हमारे संभाजी महाराज हैं, अगर उनको मारने वाले पे, उनके मारने वालों के ऊपर अगर कबर पे फूल चढ़ते होंगे तो शकुनी मामा को लोगों में आकर इलेक्शन लड़के दिखाए, वो संभाजी महाराज को मानने वाला हर एक व्यक्ति उनको उनकी औकात दिखाएगा। बीजेपी मगवी टोपी पहनता है, केसरी टोपी पहनता है, लेकिन संघ संघ काली जो है वो काली टोपी क्यों पहनता है? ये देश को न्याय देने के लिए, देश की लड़ाई में जिस तरह से सावरकर जी ने अपना योगदान दिखाया, सावरकर जी को जिस प्रकार से अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी, उन्होंने भी काली टोपी पहना था। और मुझे लगता है शिवसेना बार बार सावरकर जी का अपमान कर रही है, अवमान कर रही है, ये काली टोपी के माध्यम से दिख रहा है। जिन सावरकर जी ने, वीर सावरकर जी जिन्होंने अपने देश के लिए लड़े और अंग्रेजों ने उन्होंने काले पानी की सजा दी, देश के हित के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे सावरकर जी काली टोपी के ऊपर शिवसेना जब बोल रही है तो मुझे लगता है सावरकर जी का अपमान वो कर रही है। उनका कहना है हिंदुत्व विचारों में होना चाहिए, भगवा टोपी से नहीं। इनके विचारों में कहाँ जीवंत है? आज अगर इनके विचारों पे रहती तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को देशद्रोह नहीं बनाया जाता। अगर इनकी हिंदुत्ववादी जिंदा रहती को गधा हाथ में लेके दिखाते कि मैं हिंदू हूँ, अगर इनकी हिंदुत्ववादी जिंदा रहती तो औरंगाबाद को ये संभाजी नगर करके दिखाते। औरंगजेब के कब्र पे जाकर फूल चढ़ाने की ताकत अगर महाराष्ट्र में किसी में आती है तो ये उद्धव ठाकरे की सरकार में आती है, ना कि कोई और सरकार में। ऐसी आज तक किसी ने हिम्मत की है। उनका कहना है कि सब ABC टीम है, तो ये भी ये कांग्रेस की, ये अभी उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो ABC वही है, तीन ही है, तीनों है ना, ABC तीनों है ना। जनपद के हिसाब से उनकी विचारधारा बदल गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल भट्ट को वहाँ पे जम्मू कश्मीर में मारा गया बीजेपी की तरफ से, जैसे कुछ नहीं किया कि आपको वहाँ पे भी हनुमान चालीसा पढ़ी। देखिए, देश के गृह मंत्री बहुत सक्षम, मुझे लगता है 370 हटाने से लेकर, देश में राम मंदिर बांधने से लेकर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज से लेकर, हर चीज पे जो निर्णय आज देश के हित में हो रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ने वाले सैनिक से लेकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, ये देश के हित में हर वो एक मूवमेंट और हर एक विचार अपने आगे लाकर लोगों को ये दिखाया है कि वो लोगों की, और वो एकदम स्ट्रेंथली सक्षम है हमारे गृह मंत्री। ये सब चीज जिन्होंने भी की है उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे, और ये यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये देश के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है। 15 जून को जा रहे हैं अयोध्या। नकली और असली करने वाले लोगों को, जो हनुमान का नहीं हुआ वो राम का कैसे होगा? डेट चेंज किया है वैसे। मुझे लगता है घबराहट में अभी समय भी चेंज होगा। इलेक्शन की हिसाब से डेट बदलती जाएगी। वो अभी इलेक्शन के हिसाब से डेट बदलती जाएगी। राम महत्व का नहीं मजाक किया है। मुझे लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कल भाषा देवेंद्र जी फडणवीस के लिए थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसके साथ बैठकर इतने साल सत्ते का आनंद तुमने लिया, घर से बाहर भी नहीं निकले, और ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी के लिए जो शब्द बोले उसका मैं निषेध करती हूँ। मुख्यमंत्री को और उनके उम्र को, उनके एज को ये शोभने वाला विषय नहीं था। अच्छा, मुझे बताइए कि उद्धव ठाकरे जी ने इस महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए उद्धव ठाकरे का क्या योगदान है? उन्होंने जब वो बाबरी मस्जिद गिर रही थी तब वो फोटो निकाल रहे थे, जंगल घूम रहे थे, टीवी देख रहे थे। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने इसके लिए बड़ा योगदान दिया है उनकी तारीफ करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। आज बाला साहब रहते तो हर व्यक्ति का अभिनंदन करते थे, पर आज उद्धव ठाकरे तिरस्कार कर रहे हैं। आज देवेंद्र फडणवीस अगर वहाँ पे जाके आंदोलन करते, उस लड़ाई के अंदर साथ देते, तो मुझे लगता है उनके वीडियो और फोटो सेशन का जो शौक है उद्धव ठाकरे जी को, देवेंद्र फडणवीस की भी फोटो और वीडियो देखना चाहिए, और उस पे से मालूम पड़ेगा उनको कि उद्धव ठाकरे कहाँ पे थे और देवेंद्र फडणवीस कहाँ पे थे। कहते हैं कि मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे
चौबीस